अमेरिका का सबसे चहीता भारत है जो हमेशा वो उसको 301 में रखता है। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट दो ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं भारत के जिसमें भारत कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करता है, नेवर एवर। आप रशिया के साथ संबंध स्थापित करते हो, आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, आपका व्यापार उसके साथ चल रहा है, इंडिया क्यों नहीं व्यापार स्टैब्लिश कर सकता है? या अगर आप मेरे से कह रहे हो कि इंपोज करो रशिया के साथ, आप अपने संबंधों में बदलाव ले आओ, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने देश हित को आगे रखेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं सुपर 301 के बारे में। आखिर ये क्या है सुपर 301 जिसमें भारत हमेशा रहता है? मतलब अमेरिका का सबसे चहीता भारत है जो हमेशा वो उसको 301 में रखता है। अब सुपर 301 सुनकर के तो लग रहा होगा वाओ, मतलब इंडिया के लिए कोई गर्व की बात होगी जो अमेरिका ने सुपर 301 में उसको शामिल कर रखा है। बट ये कोई गर्व की बात नहीं है। सुपर 301 इनका एक तरीके से विधेयक है जिसमें भारत को हमेशा शामिल किया जाता है ताकि भारत को परेशान किया जा सके, प्रताड़ित किया जा सके। तो ये नेगेटिव चीज है कि भारत सुपर 301 में शामिल है, और वो अभी से शामिल नहीं है, 90s से भारत इसमें शामिल है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में इंडिया पर 50% टैरिफ इंपोज किया है अमेरिका ने। 90 दिनों के होल्ड की बात कही जा रही थी। चाइना से तो वो कुछ कर नहीं पाता है, बाकी देशों का सारा जो गुस्सा होता है वो इंडिया पे ही उतारा जाता है अमेरिका के द्वारा। तो चलिए इस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। वो होता है ना कि बंदर के हाथ में अगर आप वो क्या एक छड़ी दे दो या कुछ कहते हैं कहावत, तो वो उसको घुमा के खुश होता रहता है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप है। बंदर से कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि लगते भी थोड़े थोड़े वैसे हैं। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो ना, तो उनके हाथ में ना एक टैरिफ वाली छड़ी है और इससे वे सबको नचा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है उस तरीके का बेटर, लेकिन हाँ ये सबको टैरिफ की धमकी देते रहते हैं और सोचते हैं कि टैरिफ की धमकी देकर के हम सारे देशों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इंडिया के ऊपर इंपोज कर दिया कि भैया तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदेगा? अब देखो माइंडसेट इनका कितना तेज है। ये कह रहे हैं कि तुम्हें रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है, लेकिन हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे। रशिया हमें $60 प्रति हमारे बैरल देता है हमें एक तेल का। अब जो हमें अमेरिका देता है वो कितना देता है? $120 बैरल, $120। ठीक है, अब ये हम लेते हैं उससे $60 में। हम आपसे $120 में क्यों लेंगे? इससे हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है इसके दाम बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं, हम उससे खरीदेंगे $60 में, लेकिन तुम हमसे खरीदोगे $120 में। यानी कि वो $60 का बीच में जो पैसा कमाना चाहते हैं वो किससे चाहते हैं? इंडिया से कमाना चाहते हैं। बताइए, ये भी कोई बात होती है? तो चलो इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या इनका ये मोटिव है और क्यों ये 301 बार बार चर्चा में आता है। देखिए, जो सुपर 301 है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974, जिसको ट्रेड एक्ट कहते हैं 1974, इसकी धारा 301 का विस्तारित और सशक्त रूप है। इसकी एक धारा है 301 जिसमें इंडिया हमेशा रहता है, राइट। जैसे 1988 में सर्वग्राही व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इसके तहत और भी मजबूत किया गया है। अब देखो कि अभी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो रही थी जो कि फाइनलाइज हो नहीं पाई बहुत अच्छे से। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अमेरिका वांट्स टू एंटर इन द डेयरी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, बट इंडिया डजंट वांट कि वो हमारे यहाँ पे एंटर करे, बिकॉज इन इंडिया वी नो दैट देयर इज ओनली 3 and 4 big and large companies in milk production like Amul. There is Amul. We know about the mother dairy as well. पराग, जो कि आपका यूपी साइड बहुत ज्यादा चलता है, एंड इसी तरीके की कुछ और भी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज है। अब अमेरिका क्या चाहता था कि इंटरनेशनली डेयरी प्रोडक्ट में हम एंटर करें जिससे प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पर इंसेंशियल चीज मानी जाती है दूध और दही, ठीक है, कि हमारे बच्चों को दूध मिलना चाहिए, माइंड स्ट्रांग होगा। अब अगर इसमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती और उसके प्राइस बढ़ जाते तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा तो हम इतने सशक्त नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा पे या उसके नीचे या उससे थोड़ा सा ऊपर निवास कर रही है, तो उसको चाहिए ना मिल्क, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। यानी कि खाद्य योग्य जो चीजें हैं वो उसकी पहुंच से बाहर होने लगती। तो इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, इस क्षेत्र में तो हम आपको एंटर करने दे ही नहीं सकते, हमारे किसान मर जाएंगे इसमें। तो किसानों के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा रहता है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कृषि में एंटर करना चाह रहे हो, चलिए ठीक है, वहां तक हम आप कृषि तक आने देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट दो ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं भारत के जिसमें भारत कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करता है, नेवर एवर। बिकॉज हमारे यहाँ पे कृषि की स्थिति भी आप जानते हो, छोटे छोटे किसान हैं, अगर ये बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुई तो उनका क्या होगा। और वहीं डेयरी की अगर हम बात करें तो जो डेयरी जिनके यहाँ लगी हुई है उनका क्या होगा, बेचारे छोटे किसानों का।
उनके साथ समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए हम इंटरनेशनली किसी को भी इन्वॉल्व नहीं होने देते। और प्लस ये अभी नॉनवेज मिल्क लाने की बात कर रहे थे, तो नॉनवेज मिल्क आप लोगों को पता ही होगा क्या होगा। ये कह रहे थे कि गायों को हम मीट और जो खून है उससे बना हुआ चारा खिलाएंगे ताकि उनका जो दूध का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सके। ठीक, अब मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए तो आप ये काम कर दोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो गऊ हमारी माता है, 56 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, हम कैसे कहेंगे कि हम नॉनवेज मिल्क पिएंगे, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए और भी ज्यादा ये सारी डीलें हमारी फाइनलाइज नहीं हो पाई। तो इसी के तहत हम 301 में स्टार्टिंग से बने, आगे भी बने रहेंगे भगवान ने चाहा तो। खैर आगे आते हैं। ये अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को उन देशों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तो ये एक तरीके से यूएस के पास हथियार के तौर पर काम करता है कि जो हमारी तरीके से हमारे व्यापार के अनुसार या हमारी ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होगा, हम उस पर ये सैंक्शन इंपोज कर देंगे, हम उसके ऊपर ही लगा देंगे। ये है अनुचित व्यापार प्रथाओं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं वो उनके ऊपर इंपोज कर देगा। यानी कि अमेरिका के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं दैट इज अनफेयर, राइट। चलो आगे आते हैं। इन प्रथाओं में आपकी बौद्धिक संपदा अधिकार आ जाता है, आईपीआर। आईपीआर का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अमेरिका के साथ अगर हम डिस्कस करें तो। आईपीआर ये कहते हैं कि इंडिया जो कर रहा है उसकी अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं बताती हूं। अच्छा, अगर आपको पता हो तो इंडिया जो दवा मार्केट है, रॉ जो आपकी दवाएं बनती है, जेनरिक दवाएं हैं, सबसे बड़ा एक तरीके से उत्पादक है। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट और जेनरिक दवाएं बनाने में तो हम वैसे भी इंडिया जुगाड़ में आगे है, तो हम इस चीज में भी आगे, यानी कि महंगी से महंगी दवाओं, जो जितनी भी दवाएं उसकी हम जेनरिक दवाएं बना देते हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है और हम पूरे वर्ल्ड में उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा गया कि आपने ये जो आईपीआर लाया है इससे हमारे यहाँ का जो दवा मार्केट है वो खराब हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी समझते हैं। बाजार पहुंच में बाधाएं, आयात में उच्च टैरिफ और अन्य नीतियां शामिल हो सकती हैं जो अमेरिकी व्यापार हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। सुपर 301 के तहत यूएसटीआर को हर साल एक प्राथमिक सूची यानी कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट तैयार करनी होती है, जिसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके साथ व्यापार वार्ताएं शुरू की जाएंगी या जिनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि उच्च टैरिफ, तो इसमें इंडिया था, आयात पर कोटा या प्रतिबंध, या फिर विश्व व्यापार संगठन WTO में शिकायत दर्ज करवाना, या फिर उनको आर्थिक दंड देना। तो ये सारी चीजें ये तय की जाती हैं। सुपर 301 का उपयोग विशेष रूप से 1989 और 1990 के जो प्रमुखता है इसमें शामिल हुआ, जब अमेरिका ने भारत, जापान और ब्राजील को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया कि जो भारत है, जापान है और ब्राजील है, इसके ऊपर हम इस धारा के तहत सैंक्शन इंपोज करेंगे। ठीक है, इस पर विभिन्न देशों में जब दबाव डाला तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या इसकी उपयोगिता होती है। तो 1989 में भारत को सुपर 301 सूची में शामिल किया गया था क्योंकि अमेरिका ने भारत की 2 नीतियों को अनुचित बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या थी, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, अमेरिका का दावा था कि अब भारत जो है वो पेटेंट कानून उसका गलत तरीके से यूज कर रहा है, इसकी वजह से दवाओं और जो रासायनिक उत्पाद हैं इसके लिए अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत ने प्रक्रिया पेटेंट को मान्यता दी थी, ना कि उत्पाद पेटेंट को। और हम क्या लेते हैं, उत्पाद पेटेंट ले लेते हैं ताकि कोई दूसरा देश क्या है, हमारी कॉपी ना कर पाए। तो इनका कहना था कि आपने सिर्फ प्रोसेस के लिए पेटेंट लिया था, ना कि आपने उस उत्पाद का पेटेंट लिया था। इंडिया क्या करता है, उत्पाद पर भी पेटेंट लेता है। उत्पाद मतलब मैंने किया, मैं ही करूंगा, तुम नहीं कर पाओगे, वो हमारा पेटेंट है। और अगर एक बार ये आईपीआर में रजिस्टर हो गया तो ये तो वर्ल्ड वाइड है, कोई और नहीं कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पे एक आ गया कि जिससे जेनरिक दवाएं सस्ते में बन सकी, और ये अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो गया। बिकॉज हमने क्या बनाया, तोड़ जुगाड़ किया इंडिया ने। इंडिया वैसे भी जुगाड़ू है। हमने क्या किया, जो भी महंगी दवाई थी उसकी जेनरिक दवाई बनाना शुरू कर दिया, और इनके उत्पाद पेटेंट जो ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास नहीं था लेकिन आपने इसका यूज किया, तो इससे अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा, मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बाजार पहुंच, भारत ने विदेशी बीमा और निवेश क्षेत्र में कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही थी। भारत ने इन दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया था, क्योंकि उस समय भारत का मानना था कि नीतियां उसकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना और घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। आप भी तो अपने घरेलू उद्योग की रक्षा कर रहे हो ना, हर एक देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर इंडिया अपने घरेलू उद्योग की रक्षा कर रहा है, सो व्हाई यू आर सो टेंस्ड? आप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हो। आई नो योर पॉलिसी इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, हम समझ रहे हैं उसको। तो क्या इंडिया ग्रेट नहीं बनना चाहिए? व्हाई यू आर सो टेंस्ड? हम लार्जेस्ट फोर्स इकोनॉमी हो गए हैं, कहने के लिए हो गए हैं, लेकिन हाँ हमने कुछ बेहतर अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। ठीक है,
सेम टाइम पे। सो 1990 में भारत को सूची से हटा लिया जाएगा क्योंकि जॉर्ज एच बुश, जब जैसे ही लाया गया था 1990 में हटा दिया गया क्योंकि जॉर्ज एच बुश है और उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ अच्छे व्यापार संबंध स्थापित करेंगे। अमेरिका भारत को व्यापारिक प्रतिशोध के लिए हमेशा क्यों चुनता है? हमेशा क्यों व्यापार से रिलेटेड जब भी चीजें आती हैं, इंडिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किए जाते हैं, रशिया के साथ अगर तुम तेल लोगे तो हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे, दंड भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? अमेरिका द्वारा भारत को बार बार व्यापारिक प्रतिशोध के लिए निशाना बनाने के पीछे कई जटिल कारण हैं, जैसे कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भारत की संरक्षणवादी नीतियां। बेसिकली भारत जो है मोस्टली, जैसे मैंने बताया कि वो डेयरी उत्पाद में किसी को भी नहीं आने देता। इवन उसने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन करी थी इंडिया ने, लेकिन फिर भी अपने दो क्षेत्रों को उससे हमेशा बाहर रखा, डेयरी प्रोडक्ट एंड ये आपका कृषि वाला फॉर्मल वाला क्षेत्र जो हो जाता है, वहां पे नहीं घुसने दिया कि नहीं भाई ये दो क्षेत्रों में तो तुम्हें एंटर करना ही नहीं है, तुम्हारे लिए जो क्षेत्र मैंने स्टेब्लिश किए हैं बस उसी में आप रहो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे देश के किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम तो भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसका विशाल बाजार 1.4 अरब की आबादी अमेरिकी कंपनियों के लिए आकर्षक है। हालांकि भारत की नीतियां जैसे कि उच्च आयात शुल्क, स्थानीय सामग्री की आवश्यकता, डेटा स्थानीयकरण नियम और अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार की पहुंच को बहुत ही ज्यादा सीमित कर देता है। यानी कि वो चाहते हैं कि भारत का पूरा बाजार अमेरिका कैप्चर करे और इंडिया ऐसा करने दे नहीं रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2019 की बात करें तो अमेरिका ने भारत को सामान्यीकृत प्रणाली प्राथमिकताओं जीपीएस से हटा दिया था, जिसके तहत भारत को कुछ उत्पादों पर शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा थी। इस कारण भारत की जो डिजिटल सेवा है और जो चिकित्सा उपकरण है उनका मूल्य नियंत्रण जैसी नीतियां बनाई गई थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भारत पर 25% टैरिफ पहले लगाया था और बाद में 25% टैरिफ इंपोज किया, तो टोटल 50% टैरिफ लगा दिया है। भू राजनीतिक दबाव और रूस के साथ संबंध। अब देखो, अमेरिका और रूस की नहीं बनती है, हम सभी जानते हैं, प्रतिस्पर्धी हैं एक दूसरे के। तो वो कहते हैं कि आप जब तुम्हारी रशिया के साथ नहीं बन रही तो वो चाहते हैं अमेरिका जो इंडिया है वो भी रशिया से अपने संबंधों को क्या करे, बाइकआउट कर ले। क्यों कर ले? हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था? रशिया था, जिसने ओपनली बोला कि हम इंडिया के साथ हैं। आप तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, आप नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में हो, जब देखो तब नोबेल प्राइज की बातें करते रहते हो। तो ये आपका वर्ल्ड लीडर है। चाइना ने ओपनली बोला कि वो तो पाकिस्तान के साथ है, राइट। अच्छा, अभी चाइना को लेकर के न्यूज ये है कि चाइना ने बोला है कि जो भी अभी तक प्रतिबंध थे हमारे बीच में फ्लाइट्स को लेकर के, व्यापार को लेकर के, वो सारे हम हटा रहे हैं और हम इंडिया के साथ अच्छे संबंध स्टैब्लिश करने वाले हैं। लेकिन हम भरोसा कर नहीं सकते हैं ज्यादा जब तक ये हमें देखने को मिल ना जाए कि वास्तव में ऐसा होगा भी या नहीं होगा, राइट। आगे आते हैं, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की बात करें, हम खरीद रहे थे तब भी आपको आपत्ति थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेहतर काम किसने किया? S-400 ने ही किया था। ट्रंप ने 2025 में भारत के रूस से तेल खरीदने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अब क्यों खतरा बताया? इनका कहना है कि जो रशिया युद्ध लड़ रहा है ना, वो सिर्फ इंडिया की वजह से लड़ रहा है। मतलब माइंडसेट जो इनका है, यूक्रेन के साथ इसलिए रशिया अपना युद्ध समाप्त नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया तेल खरीद करके उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और वो आगे उसी पैसे का यूज युद्ध में कर रहा है। मतलब हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि सिर्फ इंडिया की वजह से रशिया युद्ध लड़ रहा होगा और उसमें एकमात्र देश आपको इंडिया ही दिखाई दिया, ठीक है, कि जो इस टाइप का काम कर रहा है। तो आप खुद क्यों नहीं रशिया से तेल लेना बंद कर देते हो? ये जो डुअल पॉलिसी आप ये क्यों अपना रहे हो, राइट। आप चाइना को भी बोलो ना, चाइना से आप क्यों नहीं बोल पाते उस तरीके की चीजें, जबकि आपको पता है चाइना भी सेम काम कर रहा है। तो चाइना के ऊपर टैरिफ्स है और इसको लेकर के बोला गया कि अगर आप रशिया के साथ व्यापार करोगे, ऑयल खरीदोगे, तो हम आपको और उचित जो दंड राशि है वो आपको देनी पड़ेगी। वो क्यों नहीं आप इंपोज करोगे? बिकॉज इट्स चाइना, राइट। इसलिए इसके विपरीत अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य सहयोगी देशों पर ऐसी कार्रवाइयों के लिए कम दबाव डाला जो उसके भू राजनीतिक हितों के लिए अनुरूप है, और बाकी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर तो आप ये काम करते ही नहीं हो। दोहरे मापदंड, जैसे मैंने बताया कि आप अपने लिए संरक्षणवादी नीति अपनाते हो। आप कहते हो कि अभी आपने जब H1B1 वीजा था और अप्रवासियों को हटाने की बात थी, आपने सबको हटा दिया, ठीक है। आपने इसी बीच ये भी बोला कि जो भी जॉब्स है अमेरिका में उसमें पहली प्रायोरिटी पर अमेरिकन को रखा जाएगा। स्टूडेंट्स आप आने से मना कर रहे हो, आप संरक्षणवादी नीति नहीं अपना रहे हो। तो इंडिया क्यों नहीं संरक्षणवादी नीति अपनाएगा? ऑफ कोर्स अपनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका व्यापार भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका देश हित, राष्ट्र हित भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रशिया के साथ संबंध स्थापित करते हो, आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, आपका व्यापार उसके साथ चल रहा है, इंडिया क्यों नहीं व्यापार स्टैब्लिश कर सकता है? ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर चाइना जैसे बड़े व्यापारिक देश हैं उन पर भी आप बात नहीं करते। वैश्विक समर्थन की कमी, 1989 में जब भारत को सुपर 301 सूची में शामिल किया गया था तो भारत को जापान और यूरोपीय देशों जैसे अन्य व्यापारिक साझेदारों का समर्थन नहीं मिला।
लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी हमें समर्थन मिलता है। ब्रिक्स जैसे कि देखें, उनकी स्थिति मजबूत है भारत की, उसमें क्वाड की बात करें, इसमें भी भारत की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ग्लोबल साउथ की बात करें तो इंडिया इसमें नेतृत्व कर रहा है। तो प्रेजेंट समय में इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जब ये टैरिफ वाली चीज आई और रशिया से तेल इंपोज की बात आई तो चाइना आया सपोर्ट में। चाइना ने बोला कि आप किसी देश को ये नहीं बता सकते हो कि वो अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करेगा, क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। वो अलग बात है, चाइना भी हमारे पर्सनल मैटर में उंगली करता है सीपीईसी प्रोजेक्ट ला करके, कॉरिडोर, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर आपका जा रहा है वो पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां से होकर के जा रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर वो भी उंगली करता है, लेकिन इस बार पता नहीं कहां से उसका मन आया कि मुझे इंडिया का सपोर्ट करना है, तो उसने इंडिया का सपोर्ट कर दिया भाई। ठीक है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। भारत की गैर संरेखित नीति और रणनीतिक स्वायत्ता अमेरिका को असहज करती है। भारत ना तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ गठबंधन करता है और ना ही उसके दबाव में अपनी नीतियां बदलता है, और इसीलिए शायद अमेरिका को यह बात खलती रहती है हमेशा। ये स्वतंत्र भारत को अमेरिका के लिए एक आसान लक्ष्य बनाती है, क्योंकि भारत अभी भी वैश्विक व्यापार में अमेरिका और चीन जितना प्रभावशाली नहीं है, और इसीलिए उसको लगता है कि आसानी से क्या करो, इंडिया के ऊपर ही चीजों को इंपोज कर दो। जैसे मैंने बताया, अमेरिका की डेयरी और कृषि क्षेत्र वो आना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया, हम आपके लिए ये क्षेत्र ओपन ही नहीं करेंगे, इसलिए और भी वो खपा है। रूस से तेल खरीद की बात करें, 2022 के बाद हमने ज्यादा रशिया के साथ तेल खरीदना शुरू किया, और वो उनको पसंद नहीं आ रहा कि क्यों आप रशिया के साथ इतना ज्यादा तेल खरीद रहे हो। डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत। भारत ने अमेरिका के इस कदम के विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी है, और उसने बोला है कि अमेरिका इस तरीके से इंडिया के ऊपर चीजों को इंपोज नहीं कर सकता है। भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य। भारत ने बोला है कि 301 में जो आप मांगे रख रहे हो उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपना डब्ल्यूटीओ में जाकर के शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर आप मेरे से कह रहे हो कि इंपोज करो, रशिया के साथ आप अपने संबंधों में बदलाव ले आओ, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने देश हित को आगे रखेंगे, हमारे देश की जनता के लिए जो जरूरी होगा वो काम करेंगे, ना कि आपके साथ हमारी जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये थी पूरी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस पर जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।